हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा पर आप लोगों का। दोस्तों, आपके लिए जो डी ट्रिपल एस बी की जो क्लासेस चल रही हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी सीरीज में अपनी नेक्स्ट क्लास है, ये अपनी 8वीं क्लास है। तो इसमें आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए थे 20 क्वेश्चंस। अब आगे के 20 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा इंक्रीमेंट हुआ है आप लोगों में कि इसमें हम लोगों ने हर क्वेश्चन में क्या किया है कि मैप का यूज़ किया है। आप लोगों के लिए जो चीज़ें मतलब जो है विज़िबल होती हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो उनको कोशिश की गई है कि जैसे कि कोई भी छोटा नागपुर का पठार है तो लोकेशन दिखाई जाए। तो मतलब थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो चेंजेस किए गए हैं वो आप लोगों को कैसे लगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा यहाँ से कि जो भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट? तो अभी देख लीजिए आप, इसमें किस फॉरेस्ट की बात चल रही है। तो ये इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात चल रही है। अगर हिंदी में हम कहें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें, वो कह रहा है कि द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है। और दूसरा उसके बाद में स्टेटमेंट कह रहा है कि सागौन प्रमुख प्रजातियों में से एक है। मतलब जो टीक है, टीक का पेड़ जो होता है, इज वन ऑफ द डोमिनेंट स्पीसीज। अगर कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो सागौन एक प्रमुख प्रजाति के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। जो हमारा प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी मतलब कि जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो पेनिनसुला का होगा, तो इसका मतलब है आपको अभी मैप के माध्यम से आप लोग देख लीजिए कि जो है आपका जो सागौन होता है, सागौन का पेड़ कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों कि ये हमारा होता है सागौन का पेड़, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मिंग होती है इसकी। ठीक है। तो इस तरीके के सागौन के पेड़ होते हैं हमारे। तो देखिए कि इसमें बताया गया है कि क्या हमारे जो एक सागौन की प्रजाति है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का हिस्सा है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? आइए हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं इसका। डिस्कशन में कह रहा है कि जो भारत, पहली बात तो आंसर अपना देख लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब हो गया आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्षा जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। तो यहाँ की बात करें अगर, तो कह रहा है कि जो भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। जहाँ वर्षा जो है वो कितनी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर नहीं है। जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होंगे वो जो है वहां पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, हिमालय के गिरिपद का मतलब जो है, जो आप जानते हैं कि जो हिमालय की जो सबसे दक्षिणी जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में पाए जाएंगे। ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आप जानते हैं कि केरला से लेके जो है जो पश्चिमी घाट है आपका, पूरे पश्चिमी घाट पर भी इस तरीके के जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि ये, अब देखिए यहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर कि वहां पे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो ये कंडीशन नहीं है कि नहीं पाए जाते हैं, पाए वहां भी जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी ढालों और उड़ीसा, जो प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में उड़ीसा आता है। ठीक है। जहाँ सागवान, अब देखिए सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने लोगों ने देखा कि इसमें जो भी उष्णकटिबंधीय या आड़ पर्णपाती जो वन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है डज नॉट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी वाला टिपिकल पड़ेगा आपको कि छोटा नागपुर का पठार कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को अंतस्थ नहीं करता। अंतस्थ नहीं करता इन द सेंस है कि किस जो है स्टेट को कवर नहीं करता।
तो आप लोग जानते हैं कि जो प्लेट्यू है उसका लोकेशन क्या है, तो उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, जो हमारा हो जाएगा प्लेट्यू। देखिए ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो लोकेशन है, आपको जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, तो आप मैप में देख सकते हैं कि जो ये लोकेशन कहाँ की हो गई, ये हमारी लोकेशन हो गई पश्चिम बंगाल की, ये हो गई हमारी झारखंड की, और ये हमारी हो गई उड़ीसा की। तो उड़ीसा में थोड़ा सा पार्ट, झारखंड में मैक्सिमम पार्ट इसका आता है, और पश्चिम बंगाल में ही पार्ट आता है। तो ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का प्लेट्यू सिचुएटेड है। तो ये यहाँ पे, और मध्य प्रदेश तो इससे बहुत दूर है इधर। अब देखिए झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, तो यानी कि मध्य प्रदेश का पार्ट तो बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला जो पठार है वो हमारा है मालवा का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो मध्य प्रदेश तक विस्तारित नहीं है। तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से देख लिया, तो मध्य प्रदेश नहीं है, तो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, ठीक है। तो इसकी जो खास बात है, थोड़े से इसमें पॉइंट्स हैं आपको देखने वाले, वो देख लीजिएगा कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो मध्य उच्च भूमि का भाग है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब देखिए कहाँ-कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है, और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों में ये थोड़ा फैला हुआ है। फिर कह रहे हैं अतः इस पठार का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाया जाता। अब देखिए महानदी सोन स्वर्ण रेखा, ठीक है, और वह दामोदर, देखिए यहाँ पे 4 नदियां पाई जाती हैं। 4 नदियों में से देखते हैं जब, तो महानदी है, सोन है, स्वर्ण रेखा है और दामोदर है। तो ये 4 नदियां जो है, ये हमारे जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम से बहकर के गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है बिहार में जाकर के ये गंगा से मिलती है जाके, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पता है। फिर कह रहे हैं कि राजमहल पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो कौन सी पहाड़ियां? राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो इस पठार की कौन सी उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड, सॉरी सॉरी, छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी उत्तरी सीमा कहाँ से बनती है, कहाँ से निर्धारित होती है, तो राजमहल की पहाड़ियों से निर्धारित होती है। इस पठार में जो है वो ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं। तो मतलब जो इसके ढाल हैं वो बहुत ही तीव्र स्कार्प जैसे, मतलब बहुत ही नुकीले होते हैं। फलस्वरूप यह एक अग्रभार पठार है। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करिएगा कि स्टेटमेंट में आ सकता है कि यह एक अग्र गंभीर जो है पठार है, तो मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या है अग्र गंभीर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये अग्र गंभीर मतलब आगे थोड़ा सा निकला हुआ नुकीला टाइप का, जिसको जो है स्कार्पो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये पठार है। छोटा नागपुर का पठार आर्कियन ग्रेनाइट किसका बना हुआ है? आर्कियन ग्रेनाइट का बना हुआ है, और इसमें नीस की जो शिलाएं हैं वो पाई जाती हैं, और धारवाड़ चट्टानों के खंडों से। देखिए इसमें आर्कियन ग्रेनाइट व नीस की जो शिलाएं हैं वो, और धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उनके खंडों से बना हुआ है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी जो है बिहार का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र को जो है पाट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, पाट क्षेत्र, ठीक है। पाट क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह पठार जो है वो खनिजों से संपन्न है, इसलिए हम भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत का रूर कहते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रूर और किसे कहते हैं, रूर ये शब्द कहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि ये रूर प्रदेश जो है जर्मनी में पाया जाता है, जहाँ पे जो है खनिजों का एक तरीके से बहुत ही अच्छा भंडार है, और वहाँ पे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत का रूर जो हमारा हो जाता है छोटा नागपुर का पठार है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा जानकारी थी, थोड़े से फैक्ट्स थे। छोटा नागपुर के पठार की सबसे उच्चतम चोटी जो है वो कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है, जो है 1366 मीटर, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे जो उच्चतम चोटी है वो हमारी है पारसनाथ की चोटी। तभी दोस्तों कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से हमको ये चीज पता चलती है कि कितने क्वेश्चन, कितने फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। इसी से अगर क्वेश्चन बन जाता है कि छोटा नागपुर पठार, हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें इसकी कर ही ली है। छोटा नागपुर के पठार से संबंधित जो भी एक दो पॉइंट छूट भी गए होंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़े से। बाकी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब देख रहे हैं, तो इसमें पिछली बार पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार जो है कहाँ कहाँ विस्तारित है, उसकी लोकेशन पूछी गई। अब की बार कुछ और पूछ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन द कंट्री? तो कह रहा है कि कौन सा राज्य है, तो वो आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नहीं पूछा गया है। देखिए कि थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि जो किसी भी चीज़ों का जैसे हम लोग देखते हैं कि उत्पादन देखेंगे, जैसे कि हम अगर देखें कि कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कौन करता है, कौन-सा राज्य कर रहा है, लोहे का उत्पादन कौन कर रहा है। इस तरीके की जब चीज़ें हम देखते हैं कि कौन-सा स्टेट कौन-सी चीज़ों में उत्पादन में ज़्यादा है, सब्जियों में कौन-सा है, फलों में कौन-सा है, तो थोड़ा-सा एक चीज़ देखेंगे कि केवल पहला-पहला नहीं देख लेंगे। तो दूसरा और तीसरा कम से मिनिमम जो है हम लोग देखेंगे कि 3 जो है उसकी रैंकिंग, थर्ड तक तो हम रैंकिंग देखेंगे ही देखेंगे, है ना? तो केवल फर्स्ट रैंकिंग रट्टा मारने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और फिर भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता नहीं रखेंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि थर्ड रैंक तक हमको देखना ही है। तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कागज के प्रथम जो अग्रणी राज्य हैं। अब देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो यही पूछा था कि थर्ड लार्ज, अब देखिए इसमें महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने जैसे कि पढ़ के जाए कोई, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पे महाराष्ट्र दिखा तो वो टिक करके चलाए। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि तीसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जो भारत में कागज उद्योग का जो सफल कारखाना है, वो 1867 में बालीगंज, कोलकाता का बालीगंज है, वहां पे सबसे पहले लगाया गया था। कौन सा कागज उद्योग का जो कारखाना है, वो सब पहली बार जो हमारा है वो कोलकाता में 1867 में, यानी कि 1867 में बालीगंज में लगाया गया था। भारत 2020 के अनुसार, ठीक है, देश में 850 से अधिक लुगदी और कागज मिले हैं। मतलब अभी अगर देखा जाए तो भारत में कितनी कागज की जो मिले हैं, तो वो हैं 850। विश्व में शीर्ष कागज उत्पादन देश जो है, अब देखिए वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, जब इंडिया का पूछा है तो वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, तो नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड का हो सकता है पूछ ले। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूएसए है, फिर ब्राजील है और फिर चाइना है। अगर विश्व में देखा जाए थर्ड स्थान किसका किसका है, तो चाइना का है, और पहला किसका है, वो है यूएसए का, और सेकंड आता है ब्राजील का। ठीक है, और अगर देखा जाए कि विश्व में भारत का कौन सा नंबर है कागज उत्पादन में, तो भारत का जो कागज उत्पादक देशों में 10वां स्थान आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो फैक्ट्स थे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान में कागज के जो सर्वाधिक कारखाने हैं वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, और वहीं सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। ठीक, तो दोस्तों अच्छे से डिस्कशन करिए, आप लोग थोड़े से फैक्ट्स को नोट करते रहिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़। इसको रिवाइज करने के लिए लास्ट टाइम आपके पास पूरी पोथी उठाकर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग छोटे-छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाते रहिए लास्ट टाइम के लिए। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आपका जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपका देखने को मिलेगा, सीधा एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके पास। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम कम है, सीट्स कम है, आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा जो जेमू ग्लेशियर है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? ठीक है, तो लोकेटेड आप लोग जानते हैं कि जो है हमारा जेमू जो ग्लेशियर है वो हमारा सिक्किम में है। जेमू कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, तो सिक्किम की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। जेमू हिमनद भारत के किस राज्य में है, इसका आंसर हो गया सिक्किम। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका लोकेशन, सिक्किम की आप लोग लोकेशन जानते हैं कि सिक्किम जो है, ये देखिए सिक्किम की जो लोकेशन है वो किस किस कंट्री से लगता है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये एक तरफ हमारा जो है आ रहा है चाइना, ठीक है, एक तरफ हमारा आ रहा है नेपाल, एक तरफ आ रहा है हमारा भूटान, और एक तरफ नीचे वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया का पार्ट लगता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे देखिए नेपाल से भी वेस्ट बंगाल लगता है, ये लोकेशन देख लीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल कभी भी अगर मैपिंग में आता है कि आपका वेस्ट बंगाल नेपाल से लगता है कि नहीं लगता है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो भी नेपाल से टच होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है सिक्किम में आप लोग देखते हैं कि तीस्ता रिवर जो है सिक्किम में यहाँ पे बीचों बीच से निकलती है, और एक तरफ इसका ऊपरी भाग और इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है वो चाइना से घिरा हुआ है, और उसका दक्षिण पूर्वी भाग, जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये वाला भाग, ये भूटान से लगा हुआ है। तो सिक्किम की लोकेशन देख लिया आप लोगों ने। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
तो हमारा कह रहा है कि जेमू हिमनद भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है, तो हमारा है सिक्किम। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, जेमू हिमनद भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो पूर्वी भारत का अगर सबसे बड़ा हिमनद की बात की जाए तो कौन सा है? जेमू हिमनद है। कहाँ लोकेटेड है? सिक्किम में है। इसकी लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर की है। भारत में अब ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, आप लोग थोड़ा सा ग्लेशियर भी देखिए, थोड़ा सा देखने में विजुअल्स आपको याद रहेंगे। ग्लेशियर कैसे होते हैं, देखिए ये होते हैं ग्लेशियर्स। थोड़ा सा देख लीजिएगा इनकी लोकेशन ऐसे। तो अगर कहा जाए आपका, तो पूरे वर्ल्ड में जो वाटर पाया जाता है, प्योर जो पीने लायक पानी पाया जाता है, वो जो ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, आप लोग देखते हैं ये चीज। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कुछ हिमनद ऐसे हैं जो सियाचिन है, बाल्टोरो है, हिस्पारा है, बियाफो है, चोमोलुंगमा है। चोमोलुंगमा कहाँ पे सिचुएटेड है? ये काराकोरम में सिचुएटेड है। ठीक है, रिमो, रूपल, ठीक है, पुनमा, ये कश्मीर में है। मिलाम, केदारनाथ, गंगोत्री, ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो मिलाम, केदारनाथ, गंगोत्री, ये हिमनद कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ये सभी जो है हमारे हिमनद, जो सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पार हो गया, बियाफो हो गया, चोमोलुंगमा हो गया, ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनकी लोकेशन देखिएगा और इनको ईस्ट से वेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट, मतलब कभी भी पूछ सकता है आपका इसकी लोकेशन, और इसका हायरार्की पूछ सकता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद पामीर क्षेत्र में जो है वो फेड चेंको ग्लेशियर है। तो अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाता है तो वो पामीर में है। पामीर का पठार आप लोग जानते ही हैं, पामीर की गांठ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो है उसका नाम क्या है? फेड चेंको ग्लेशियर। ठीक है, जबकि सियाचिन दूसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहले नंबर पे है चेंको ग्लेशियर, फेड चेंको, तो ये पाया जाता है पामीर में। और दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर पाया जाता है वो सियाचिन में पाया जाता है। ठीक है, सियाचिन अपने भारत में पाया जाता है। उसके बाद में जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नागार्जुन सागर डैम किस पे है, किस रिवर पे बना हुआ है? तो ये है कृष्णा नदी पर। सभी को पता है कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ बना हुआ है? तेलंगाना में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसा बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। तो आप लोग देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो नागार्जुन सागर डैम है, ये देखो कृष्णा रिवर है, इस तरीके से ये डैम बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये डैम बना हुआ है, और देखिए कितना सुंदर, कितना मजबूत, कितना अच्छा बना हुआ है डैम, नागार्जुन सागर डैम। थोड़ा सा विजुअल्स के माध्यम से याद रखिएगा। तो नागार्जुन सागर जो डैम है हमारा, ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। कुछ अन्य बांध जो हैं इसमें श्रीशैलम हो गए, श्रीशैलम, अलमाटी बांध, ये भी किस पे है? कृष्णा नदी पर है। तो श्रीशैलम डैम, अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर डैम, तीन डैम जो हो गए वो हमारे कृष्णा नदी पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हीराकुंड, रविशंकर सागर, ये दो डैम जो है वो हमारे आते हैं महानदी पर। उसके बाद में जो है वो जायकबाड़ी, पोचमपाद बांध और रामागुंडम, ये परियोजनाएं हमारी गोदावरी नदी पे है। ठीक है, तो परियोजनाओं से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो भी बांध बनाए गए हैं, जो भी जो परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं हैं, उनको देख के जाइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, आर रोड टनल, जो जिसको हम जवाहर टनल के नाम से जानते हैं, वो सिचुएटेड अंडर विच पास? किस पास के अंतर्गत वो सिचुएटेड है? तो ये है बनिहाल, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे में सिचुएटेड है जवाहर सुरंग। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर्स है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर्स है। ये हमारे बनिहाल दर्रे के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो हमारी हो गई सुरंग, देखिए इस तरीके की जो टनल बनी हुई है, ये इस तरीके की टनल है हमारी। इतना ही देखिए, देख लीजिए कि इसके बीच में ये जो हमारा पास कहलाता है, ये पास जो है ये बना हुआ है, ये बनिहाल पास है। ठीक है, तो ये बनिहाल पास के अंदर से ये जो है सुरंग बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये जो है NH44 नाम दिया गया है इसे, और जिसे श्रीनगर से जम्मू के बीच जो है वर्ष भर सड़क की सुविधा जो है उपलब्ध हो पाई है। पहले अगर जो है जब से ये नहीं थी जवाहर सुरंग, तब जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे जम्मू से श्रीनगर, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती थी। आप लोगों ने मैप में जैसे कि देखा कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में देखा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एज पर द 2011 सेंसस विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि जो हमारा सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम जो है आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है। जैसे कि आप लोगों को अभी हमने सिक्किम की लोकेशन दिखा ही दी थी, ठीक है। तो एक तरफ वो नेपाल से, एक तरफ उत्तर में चाइना से, और पूर्व में दक्षिण पूर्व में जो है किससे गिरता है, वो हमारा आता है भूटान से। तो सिक्किम की लोकेशन आप लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि सबसे कम आबादी वाला जो है वो राज्य है सिक्किम, जिसकी कुल आबादी टोटल पॉपुलेशन देख लीजिएगा। इतना आपको लोगों को देखना नहीं पड़ेगा कि एकदम नंबर्स में याद रखें, नंबर्स में याद नहीं करना है। पॉपुलेशन कितनी भी हो अभी ये नंबर्स में याद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ लिंगानुपात जरूर याद करेंगे। लिंगानुपात यहाँ का कितना है 890, ठीक है। और जनघनत्व कितना है 86, ठीक है। और साक्षरता कितनी है वो 81.4 है। ये फैक्ट थोड़े से देख लीजिएगा, क्योंकि यही 3 फैक्ट आपको जैसे कि अदर कई स्टेट के नाम दे देगा, उसमें से साक्षरता के अकॉर्डिंग हायरार्की लगाने की बात आ जाती है। कभी जनघनत्व के मतलब वहाँ पे पीपल जो है डेंसिटी कितनी है, ये चीज पूछ देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है द यूनिवर्सनेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एनालाइज्ड बाय द डिफरेंट क्राइटेरिया, सम ऑफ द बेसिस आर। कह रहा है कि जनसंख्या वितरण की जो असमानता का विश्लेषण है वो विभिन्न मानदंडों के द्वारा किया जा सकता है। उसके आधार कौन कौन से होंगे, तो ये तीनों आधार होते हैं। एक तो जो होता है वो हमारा पर्यावास होता है, ठीक है, हैबिटेबिलिटी, और उसके बाद कह रहा है स्केल ऑफ कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण का पैमाना, और फिर कह रहा है हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। ये भी हमारे एक तरीके से क्या कहा जाता है कि असमानता जो होती है जनसंख्या के वितरण की। तो आप लोग देखते हैं कि जैसे कि जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पे तो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो ओशंस हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो लैंड एरिया है। तो वहाँ पे जितनी कंट्रीज बिलोंग करते हैं वहाँ से लोग वहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरीके से गोलार्ध भी यानी कि हेमिस्फीयर भी ये चीज़ निर्धारित करता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा होगा। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारे ये सही है, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि जनसंख्या के असमान वितरण के लिए पर्यावास, जनसंख्या का सांद्रण और गोलार्ध में जनसंख्या वितरण महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जनसंख्या का समुद्र तटीय क्षेत्र जो होता है तथा मैदानी भाग में अधिक सांद्रण पाई जाती है। देखो जनसंख्या का जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है वहां पे, और जो मैदानी भाग होता है वहां पर अधिक सांद्रता पाई जाती है, ठीक है। विश्व में जो जनसंख्या के वितरण पर भौतिक भौतिक में मतलब आ जाता है जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज, इन सब चीजों का, और सामाजिक कारक होते हैं जो हमारी संस्कृति होती है, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी कारणों का भी जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया। कह रहा है कि जो भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन है। थोड़ा सा एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो देखा होगा कि इसमें दूसरा तीसरा चीजें पूछा जाता है, पहला बहुत कम पूछ रहा है। कई बार देखा है कि एग्जाम्स में हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें कह रहा है कि पहला पहला जो है हम लोग याद रख लेते हैं कि पहला पहले में कौन है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट भारत का पहला सबसे महत्वपूर्ण भोजन कौन सा है। तो इस तरीके से हम पहला तो याद ही रखेंगे, साथ में पूछ रहा है कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान कौन सा है, तो हम कहते हैं गेहूं। पहला तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा चावल। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन क्या है, पहला सबसे प्रधान जो हो जाएगा तो वो चावल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा गेहूं, ठीक है। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा कि जो है गेहूं कैसी है, रबी की फसल है और अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है। याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में अभी जो पिछला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोगों ने क्लास किया था उसमें ये चीज पूछी गई थी कि जो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है, तो हमारा अक्टूबर और नवंबर के मध्य में बोई जाती है। इसके लिए जो औसत टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। बोते समय 10 डिग्री, आवर्धन मतलब उसकी वृद्धि के समय 15 डिग्री, और पकते समय जब लास्ट में जो पकता है तो वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं की फसल के लिए, ठीक है। लगभग 80 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, मतलब गेहूं की फसल अगर आपको करनी है तो उसमें लगभग 80 सेंटीमीटर की वर्षा तो चाहिए ही चाहिए। और फिर कह रहा है कि टेम्परेचर भी आप लोग देख लीजिए कि 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस का बोते समय टेम्परेचर चाहिए, और उसके पकते समय
20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसकी कृषि है तो उपयुक्त जो सॉरी हाँ, वार्षिक वर्षा जो है वो हम लोग ने देख लिया। फिर कह रहा है कि अग्रणी राज्य कौन से हैं? यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर मध्य प्रदेश में और फिर उसके बाद में पंजाब में। और अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता में पंजाब नंबर 1 पे है। ठीक? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि द सुनामीज एनर्जी फ्लक्स इन डिपेंडेंट ऑन, कह रहा है कि जो सुनामी आती है उसकी ऊर्जा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों सुनामी आती क्यों है, इसका रीजन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सुनामी क्यों आती है, कैसे, उसका मेन बेसिक रीजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सुनामी का ऊर्जा प्रवाह जो है किस पे निर्भर करता है। तो थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि सुनामी का जो है, सुनामी जो आती है वो क्यों आती है, उसका बेसिक पॉइंट क्या है। तो कह रहा है कि वेव हाइट इस पे डिपेंड करती है। फिर दूसरा कह रहा है कि वेव की स्पीड, यानी कि जो वेव की जो स्पीड होती है उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेव की स्पीड और वेव की ऊंचाई, यानी कि दोनों पर जो है सुनामी का ऊर्जा प्रवाह निर्भर करता है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो जो सुनामी है उसकी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो दोनों पर डिपेंड करता है, वेव की हाइट कितनी है और वेव की स्पीड कितनी है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं। हाँ, थोड़ा-सा ये देखिएगा क्योंकि ये जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सुनामी में जो है वो भूकंप तथा ज्वालामुखी के मेन कारण होते हैं। जो महासागरीय सतह है हमारी, जो महासागरीय सतह होती है, उसमें क्या होता है, अचानक से हलचल पैदा हो जाती है। क्यों? रीज़न क्या होते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट से। ठीक है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या कहीं भूकंप आता है, तो उस रीज़न से क्या होता है कि जो महासागरीय सतह है, उसके अचानक हलचल पैदा होती है और जो महासागरीय जल होता है उसमें विस्थापन होने लगता है, तो भी क्या होता है कि उससे बड़ी-बड़ी लहरें बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुनामी। ठीक? इसकी गति जो है वो उथले सागर में अधिक तथा गहरे सागर में कम होती है। क्यों? क्योंकि उथले सागर में क्या होगा कि कम जो है ऊँचाई से मतलब पानी को हिलाना। अब जैसे कि कोई गहरा पानी आप लोग पूरी बाल्टी में अगर पानी लेते हैं और उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा ऊपर हलचल कम होती है। लेकिन अगर थोड़ा ही पानी उसमें बाल्टी में हो और बाल्टी को हिलाइए तो बहुत ज़्यादा हलचल होगी ना पानी में। तो थोड़ा-सा देखिए कि यहाँ पे एक फ़ोकस कीजिएगा कि तरंग की जो गति है वो गहराई पर डिपेंड करती है, ये स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है? तो महासागर की जो जल तरंग है, उसकी गति किस पे डिपेंड करती है? गहराई पर डिपेंड करती है। ये चीज़ स्टेटमेंट में आपको मिल सकती है देखने को। इसकी गति उथले सागर में अधिक तथा गहरे सागर में कम होती है। यहाँ से भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे, तो यहाँ से स्टेटमेंट उठा सकता है। ठीक है? जिसके कारण जो है वो महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। ठीक है? देख लीजिए कि महासागरों के जो अंदरूनी भाग हैं, इस हलचल से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि वो उसकी प्रभाविकता जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं, उतना अधिक होती जाती है। ठीक है? और जितना गहराई में जाएँगे, उसकी उतना ही प्रभावित उतना ही कम होगा। तो तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावित करती हैं और व्यापक नुकसान भी करती हैं। तटीय प्रभाव को कम करने के लिए तट के पास जो होते हैं, वो मैंग्रोव वन को लगाया जाता है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। अब यहाँ पे मैंग्रोव की भी जो इम्पोर्टेंस है, वो भी थोड़ा-सा शो कर दी गई है कि क्यों मैंग्रोव वन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा यूएसए। ठीक है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ का है? तो यूएसए का है, जहाँ पर 1,50,642 जो है वो किलोमीटर की नेटवर्क पाया जाता है। और इसके बाद रसिया का और फिर भारत का। तो अगर भारत का पूछा जाए तो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का थर्ड स्थान आता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान आता है वो थर्ड आता है। पहला स्थान जो आता है हमारा वो अमेरिका का होता है और दूसरा स्थान आता है रसिया का और थर्ड स्थान होता है जो हमारा वो होता है भारत का। चीन इसमें चौथे नंबर पे आता है। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी और किसके बीच? मुंबई से थाणे के बीच। ठीक, अब एशिया के मामले में अगर देखा जाए तो भारत एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की दूसरी बृहत्तम रेलवे प्रणाली है, जबकि भारतीय रेलवे की जो लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। ठीक,
अगर लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरे स्थान पर, क्योंकि पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे है रसिया और तीसरे पे है भारत। ठीक है। अगर ये चीज पूछा जाए बृहत्तम रेलवे प्रणाली, प्रणाली का मतलब होता है जाल, किस तरीके का सबसे बड़ा जाल कहाँ पे फैला हुआ है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो है एशिया में जो है सबसे बड़ा नंबर 1 पे है और विश्व में दूसरे नंबर का जाल फैला हुआ है भारतीय रेलवे का। ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैप स्केल। ठीक है। अब ये देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है ये, कि जो मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, कि पहला हमारा कह रहा है पैमाने का प्रतिनिधित्व करने के की प्रतिनिधि भिन्न माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है। बाकी हाँ, वर्नियर वाला पैमाना आप लोग देख ही सकते हैं, वर्नियर पैमाना और विकर्ण पैमाना। ठीक है। जिसको हम डायगोनल स्केल कहते हैं और वर्नियर स्केल कहते हैं। इनके टाइप्स देख लीजिएगा, इनको कई बार पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। वर्नियर पैमाना तो बहुत ही बार आ चुका है। ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट हमारे दोनों हो जाएंगे ट्रू। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक। कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन है, जो यानी कि स्वर्ण रेशा क्रांति है, क्या वो जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। तो बिल्कुल जूट उत्पादन से गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो हमारा जूट से संबंधित है। फिर कह रहा है कि सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन यानी कि रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है, वो हमारी संबंधित है कपास के उत्पादन से, कॉटन के उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट, येलो रिवोल्यूशन यानी कि जो पीली क्रांति है वो हमारी ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन के उत्पादन के लिए आती है। तो बिल्कुल सही है, इसमें तीनों ही जो जोड़े हैं वो सही मैच्ड हैं। ठीक। उसके बाद में कुछ क्रांति और देख लीजिए, कि जो पिंक रिवोल्यूशन है वो झींगा मछली के उत्पादन के लिए है। ठीक है। लाल क्रांति यानी कि रेड रिवोल्यूशन जो है वो टोमेटो और मांस के, ठीक है, मीट एंड टोमेटो, रेड। उसके बाद में है व्हाइट, व्हाइट रिवोल्यूशन आप लोग जानते ही हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और एक और आ जाता है भूरी क्रांति, ये कई बार पूछा गया है। तो ये भूरी क्रांति जो आ जाती है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन। ठीक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है और परंपरागत ऊर्जा कौन सी है, ये लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, इन इंडिया द नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। कह रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति राजमार्ग नीति है वो कब शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति राजमार्ग नीति हमारी शुरू की गई थी 2015 में। तो हरित क्रांति जो राजमार्ग नीति है वो 29 सितंबर 2015 में शुरू की गई है। ये किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है। इनके द्वारा शुरू की गई है। ये योजनाएं भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन है, तो घटक देखिएगा, इसमें पहला दिया हुआ है हमारा हैजार्ड्स एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद में दूसरा दिया है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। और उसके बाद में दिया हुआ है खतरा विश्लेषण यानी कि जो रिस्क एनालिसिस है। तो तीनों ही होंगे, क्योंकि जो जोखिम का विश्लेषण किया जाएगा यानी कि जो हजार्ड का है उसका एनालिसिस किया जाएगा। फिर वल्नरेबिलिटी मतलब कि जो इसको हिंदी में क्या आलोचनीयता का कहेंगे, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी आप लोग इंग्लिश में ही देखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। फिर रिस्क एनालिसिस यानी कि खतरा विश्लेषण भी जो है आता है, यानी कि तीनों चीजें ही आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई थी। ठीक। तब 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई थी। ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा आपदा जोखिम को यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन सा जो है सेंडाई फ्रेमवर्क में आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके अंतर्गत सेंडाई फ्रेमवर्क में। ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में है 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। कौन सी जो मिट्टी है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से अपना रंग प्राप्त करती है। तो लाल मिट्टी है, आप लोग पता ही है कि जो फेरिक ऑक्साइड जो होती है रेड सॉइल में जो है पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर जो है आती है।
उसके बाद में कह रहा है कि ये क्षेत्र पर पाई जाती है। फिर कह रहा है कि यह मृदा देश की द्वितीय विशालतम मृदा है। इस मिट्टी, अब देखिए फिर द्वितीय कह रहा है कि यह मृदा कौन सी है, ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली दूसरे नंबर की मृदा है। ठीक है, इस मिट्टी का विकास जो है वो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और कुड़प्पा और विंध्य बेसिनों तथा धारवाड़ सैलो, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, कुड़प्पा, विंध्य और धारवाड़ सैलों की अवसादी सैलों के ऊपर हुआ है। लाल मिट्टी में लोहे, एल्यूमीनियम और चूने का अंश अधिक होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से फैक्ट्स बनते हैं कि लाल मिट्टी में कौन-कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा, एल्यूमीनियम, चूने का अंश। ठीक, चूने का अंश अधिक होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा देखिएगा। और खादर बांगर वाला जो हम लोग जब देखते हैं तो खादर नया क्षेत्र होता है, बांगर पुराना क्षेत्र होता है, और उस पुराने क्षेत्र में भी यानी कि जो बांगर क्षेत्र होता है उसमें भी चूने की जो है वो प्रधानता अधिक होती है। फिर कह रहा है तथा जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, तो फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जीवांश पदार्थ की। ठीक, इन चीजों की कमी पाई जाती है। अब यहीं पे उल्टा कर देगा कि फास्फोरस, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो रेड सॉइल में फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं पाए जाते। यह मिट्टी तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि इस सॉइल में कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। काजू की खेती होती है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों सभी मिट्टियों के बारे में उनकी जो खास बात है उनकी थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। लाल मिट्टी, जलोढ़, मरुस्थलीय, काली, सभी की जो है स्पेशलिटी जो है उनको थोड़ा सा अलग अलग करके की पॉइंट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हवाओं से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोकल विंड्स, लोकल विंड्स के बारे में जो क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय पवन के से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो संता एना पंजाब, संता एना जो है जापान, सॉरी पंजाब निकल गया धोखे से, सॉरी। तो जो संता एना जो है वो जापान लिखा हुआ है, मैच करने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है दूसरा हमारा है चिनूक, चिनूक कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, चिनूक तो इसको जो है हिमभक्षक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गर्म हवा होती है, इस वजह से हिमभक्षक कहते हैं। फॉन स्विट्जरलैंड में चलती है। ठीक है, तो इसमें जो है जो चिनूक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, बिल्कुल सही बात है, इसको हिमभक्षक भी कहते हैं। उसके बाद में फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड में चलती है, फॉन स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अब देखो ये जो है संता एना जो है वो कहाँ चलती है, ये चलती है कैलिफोर्निया में, यानी कि यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संता आना जो है ये चलती है हमारी कैलिफोर्निया में। ठीक, तो स्थानीय पवन के बारे में देखिएगा, हरमट्टन कहाँ चलती है, फॉन कहाँ चलती है, ठीक है, चिनूक कहाँ चलती है। थोड़ा सा इन विंड्स को आप लोग लोकेशन वाइज देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को, और मैप पे जाकर के देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो है माइंड में बन जाए। और उससे रिलेटेड जैसे चीजें कि कौन सी डॉक्टर विंड कही जाती है, कौन सी, जैसे कि मैंने इसको बताया कि जो चिनूक है वो उसे जो है अभी हमने बताया कि जो है हिमभक्षक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा, उनकी लोकेशन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए इसमें बहुत सारी दी हुई हैं ऑलरेडी, इनको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। खमसिन कहाँ चलती है, मिस्र के उत्तरी भाग में। अब मिस्र पहुंचिए, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मिस्र वाला भाग है, जो नॉर्थ में आप देखिएगा, नाइल नदी वाला, नाइल नदी जहाँ पे गिरती है, तो वो वाला, उस वाले पार्ट में कहाँ कौन सी हवा चलती है, खमसिन चलती है। फिर उसके बाद में जो है हरमट्टन, सहारा मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है, सहारा मरुस्थल क्षेत्र है, और इसी को ही डॉक्टर विंड कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर विंड गिनी के तट पे चलती है। ठीक, डॉक्टर विंड। उसके बाद में नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल फ्रांस की रोन घाटी में चलती है, ठंडी हवा है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद में नादर जो है वो अमेरिका में चलती है, और फिर लेवेंटर है स्पेन में, और नेवाडास ये चलती है हमारी इक्वेडोर में, जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, इक्वेडोर। ठीक है, तो इनमें ये एक चीज भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी गर्म हवा है और कौन सी ठंडी हवा है। जैसे मिस्ट्रल हो गई, ठंडी हवा है। ठीक है, हरमट्टन हो गई। अब देखिए गर्म क्षेत्र में जो चलने वाली हवाएं हैं वो गर्म ही होंगी। जो भी आप देखिएगा, इसको थोड़ा मैप पे लोकेट करके देखिएगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान में रहेंगी। जैसे कि जो खमसिन हो गई, तो ये इक्वेटर के आसपास चलती है, तो कैसी होगी, गर्म होगी, सीधी सी बात है। हरमट्टन है सहारा क्षेत्र में, कैसी होगी, गर्म होगी ऑलरेडी। मिस्ट्रल है, कहाँ बह रही है, फ्रांस,
फ्रांस का एरिया कैसा है, ठंडा है, कैसी हो गई, ठंडी हो गई। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे 20 क्वेश्चन ही होंगे इस क्लास में, लगभग क्लास काफी बड़ी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन द एग्रीकल्चर ऑफ एनी रीजन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कारक जो है वो किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें भी आ जाएगा हमारे दोनों की, जैसे ऑनरशिप है, वो भी अगर ऑनरशिप आपकी होती है तो उसमें जो है कृषि क्षेत्र को प्रभावित बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसमें जो है किस तरीके से हमको अपना प्रोडक्शन करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है, किस टाइम पे, हर चीज टाइम पे होगी, ठीक है। और जैसे कि अगर स्वामित्व तो आपका नहीं है, आपने किसी और का जिस खेत है और आप उसमें कृषि कर रहे हैं, तो उतनी ज्यादा जो है आप वैल्यू नहीं करेंगे। लैंड टेनेंसी क्या होता है, यानी कि भूमि काश्तकारी क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा कि ये दोनों ही पॉइंट है जो जिनका असर पड़ता है, ठीक है। संस्थागत कारक भी जो है इस क्षेत्र में कृषि को प्रभावित करता है। संस्थागत कारक जो होता है वो किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करता है, और इसका महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो भूमि के स्वामित्व, भूमि काश्तकारी, कृषि जो कृषक हैं उनकी संख्या, ठीक है, और उनकी मनोवृत्ति। अब देखिए मनोवृत्ति तो वहीं से आती है ना, कि मेरा है या आपका है या किसी और का है, तो उस तरह मनोवृत्ति क्या कहती है, अपने अपना काम इंसान बहुत अच्छे से करता है। अभी आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोगों का DSSB का एग्जाम है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, एकदम 100% अपना फोकस होके कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उससे रिलेटेड क्या कोर्स है, हमारे सिलेबस में कहाँ से है, वो चीज नोट करेंगे। अब कोई और एग्जाम की तैयारी करने वाला इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखेगा, अगर भले ही कोई वीडियो पा भी जाता है तो देखता है, तो वो कैसे देखेगा, क्या उतना ही एक्यूरेसी से देखेगा, नहीं देखेगा। क्यों, क्योंकि उसका एग्जाम DSSB का नहीं है, आपका है, तो आपको देखना है। कह रहे हैं कि खेतों का आकार, प्रकार व उसके वितरण आदि, ये भी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द लीस्ट कॉस्ट थ्योरी इन द इंडस्ट्रियल लोकेशन। कह रहा है कि औद्योगिक अवस्थिति के न्यून लागत सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, न्यून लागत सिद्धांत, ठीक है, इसके विकास के प्रबंधन में कौन सी धारणा सही है, ठीक, कौन सी धारणा सही है। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा कह रहा है कि कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है, ठीक है, कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है, हाँ बिल्कुल। रॉ मटेरियल हर जगह नहीं मिलता ना, आप जैसे कोई भी उत्पादन करना चाहता है, आप स्टील कंपनी लगाना चाहते हैं, तो क्या स्टील हर जगह पर कच्चा माल मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा, उसकी कुछ लोकेशंस हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्रम आपूर्ति स्थिर है, यानी कि जो इमोबाइल जो लेबर सप्लाई है वो इमोबाइल है, मतलब कि एक स्थान से जो है दूसरी स्थान जो है आदमी जाना नहीं चाहता, कि अगर जैसे कि जाता भी है तो बहुत रेयर, उसका ज्यादा पैसा लगता है। फिर कह रहा है सॉरी, मार्केट एग्जिस्ट ओनली एट द स्पेसिफिक प्लेस, बाजार जो है हर जगह पर नहीं है, जैसे जहां पर आपको कच्चा माल, अब जैसे स्टील प्लांट आप लगाना चाहते हैं, स्टील प्लांट कहाँ पे लगाएंगे, वहीं पे लगाएंगे ना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल मिलेगा, वहीं पे स्टील कंपनी लगा देंगे। फिर वहां पे क्या पता आपको लेबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो लेबर आपको कहाँ से मिलेगा, लेबर आप मान लिया आपने वो भी ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर उसके बाद में अगर मान लिया कि बाजार वहां पे नहीं है, तो बाजार हर जगह तो नहीं होगा, वहां पे आप बाजार तो नहीं बना देंगे, तो एक्से जो मार्केट जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहीं पर आप जाकर के सामान बेचेंगे, स्टील बेचेंगे, जो भी बनाना होगा। तो कह रहा है कि हर जगह पर बाजार नहीं होती, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को इसका बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, अल्फ्रेड वेबर ने किया था 1909 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम लागत सिद्धांत ये कई बार पूछा गया है, और अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। इसकी जो पुस्तक है वो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 1929 में इन्होंने लिखी थी। किसकी है ये है अल्फ्रेड वेबर की बुक। कौन सी है, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 1929 में। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं इस बुक को जरूर एक बार प्रेफर करें, देखें। इसमें प्रकाशित हुई है। बेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं तथा मान्यताओं का सहारा लिया है, ठीक। तो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो हर एक उद्योगपति को ध्यान रखनी चाहिए। जिस प्रदेश में उद्योग की स्थापना करनी है वह एक एकाकी प्रदेश हो, तथा वहां पर जलवायु, धरातल, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी दक्षता तथा जनसंख्या, जाति व संस्कृति का एक समान है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह प्रदेश एक ही प्रशासन के अधीन हो। अब देखिए, एक ही प्रशासन के अधीन हो,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पता चले कई सारे ऐसी जगह पे आपकी कंपनी है जहाँ जिसकी टेरिटरी किसी अदर कंट्रीज की आ रही है या फिर किसी अदर स्टेट की आ रही है कंट्री, जो टेरिटरी है, जो लोकेशन है आपकी, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जनसंख्या, ठीक है, जाति संस्कृति, ठीक है, जलवायु, हर चीज उस पे जो है ध्यान देना चाहिए जब उद्योग की स्थापना करता है। फिर कह रहा है कच्चे माल का स्रोत, ठीक, कच्चे माल का स्रोत मालूम हो तथा उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान हो। पता चले आप जो है स्टील प्लांट लगाते हैं और उस समय तो आपको वहां से स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है, कुछ समय के बाद वहां पर रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, तो उसकी स्थिति, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर कह रहा है उपलब्ध जो श्रमिक हैं वो सर्वत्र सुलभ नहीं होते, मतलब जो श्रमिक हैं वो हमेशा एक जगह पे मिलते नहीं है, बल्कि वे विशेष स्थानों पर अवस्थित होते हैं। प्रत्येक श्रम केंद्र पर श्रमिकों की आपूर्ति असीमित होती है, ठीक। तो कह रहा है कि जो भी श्रम केंद्र है उस पर श्रमिकों की जो आपूर्ति होती है वो असीमित होती है। उसके बाद कह रहा है कि परिवहन का व्यय केवल भार एवं दूरी के अनुपात में ही बढ़ता है। अब देख लीजिए, आपकी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है मार्केट से, तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए आप पहले उसका परिवहन लागत लगाएंगे, लॉजिस्टिक्स में मतलब आपका बढ़ता जाएगा। लॉजिस्टिक जितना ज्यादा लगेगा आपके जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा आएगी। तो कह रहा है कि परिवहन का जो व्यय है वो केवल भार और दूरी के अनुपात में ही क्या होता है, बढ़ता है। जितना भार है और जितनी दूरी है उसके अनुपात में ही आपका जो है वो लॉजिस्टिक्स लगेगी, यानी कि परिवहन का पैसा लगेगा। कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ हैं, जबकि कुछ अन्य जैसे लौह एस कोयला ये निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपेक्षित परिवहन यानी कि जो रिलेटिव ट्रांसपोर्ट कास्क है, उसके बाद में जो आता है हमारा श्रम व्यय यानी कि लेबर, और उसके बाद में समूह तथा एकत्रीकरण, यानी कि ये तीनों चीजें हमारी जहां पर पाई जाएंगी वहीं पर हम अपना अच्छे से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, द कंसंट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग साउंड टेक्स प्लेस एट लीस्ट, कह रहा अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एज द प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फ्लड, कह रहा बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का जो निर्माण है वो समुद्र के तट से न्यूनतम कितना दूर होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है, तो 250 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम दूरी जो है वो समुद्र तट से 250 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। बाढ़ के बचाव से उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम 250 मीटर होना चाहिए। बाढ़ मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में नदी के द्वारा लाया जाता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की, ठीक है। इससे बचाव के कुछ प्रमुख उपाय इन्होंने बताए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाढ़ की बारंबारता में कमी, ठीक है, बाढ़ का समंजन, फिर ढलानों में परिवर्तन, बांध को बांधना, ठीक है, बाढ़ के समय जल जो है उसके दूसरे मार्ग पर ले जाना, थोड़ा सा ये सब चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आती हैं। अब जो है हमारे जो आगे के भाग 5 है, सॉरी भाग 4 है, वो क्वेश्चन हमारे जो होंगे नेक्स्ट क्लास में होंगे। अभी तक की जो है क्लासेस हमारी कैसी लगी आपको बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी। जो एनसीईआरटीज हैं वो 11th की एनसीईआरटी अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराए जाएंगे आपको, और इसमें इसी के साथ साथ ये भी है कि हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, एमसीक्यूज करा लेंगे, फिर उनकी एक साथ में ही एक एमसीक्यू की पीडीएफ बना लेंगे। उसके बाद में उन सभी को एक साथ करने के बाद हमारी एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट जाएगी, उससे आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल छूटेंगे नहीं। तो दोस्तों थैंक यू हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, आप लोग ये चीज़ लेकर के निश्चिंत मत होइए कि जो है टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसा ही आपका इलेक्शन कंप्लीट होता है आपकी जो है एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू।